गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री। आज हम भूगोल के थर्ड पार्ट अफवाह तंत्र का सेकंड भाग पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने उत्तरी भारत की जो नदियां थे उससे संबंधित अध्ययन किया था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय नदी है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे गंगा तंत्र के बारे में पढ़ा था कि गंगा का क्षेत्र कौन सा है, किस प्रकार से गंगा क्षेत्र है वो भारतीय भूमि को सिंचित करती है, पेयजल उपलब्ध करवाती है। उसी प्रकार आज ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत का जो पठार है या तिब्बत क्षेत्र है, वहाँ से एक मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है। और सिंधु सतलज ये काफ़ी से नज़दीक से इसके निकलती है। कहने का मतलब ये तिब्बत के पठार विशेष है, उस क्षेत्र से इनका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई ये है, सिंधु नदी से कुछ थोड़ी अधिक है, परंतु इसका अधिकतर क्षेत्र भारत से बाहर स्थित है। यही हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाता है वैसे वैसे ये नदी भी पूर्व की तरफ बहती रहती है। और अरुणाचल प्रदेश है उस दिशा से होकर के वापस भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश से प्रवेश होकर के और किस में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर, जो अरुणाचल प्रदेश के पास में है, 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार या यू अक्षर है ऐसा मोड़ बना लेती है। किस प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे यहाँ से ऐसी समांतर बहती है और बहती बहती क्या करती है कि ये अरुणाचल प्रदेश से जाकर के वापस इस तरह से भारत के अंदर प्रवेश करती है। ये यू आकार बनाती है, ये यू आकार बनाती है। फिर ऐसे करके ऐसे इधर से गंगा नदी आती है और इसमें से मिल करके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये यू आकार है उसका निर्माण करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्जा के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला व दूसरी सहायक नदियों से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब देखिए, दिबांग नदी है, लोहित है, केनुला है और दूसरे अनेक सहायक नदी मिलकर करके ये क्या असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पूर्ण रूप बन जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से? तिब्बत में सांगपो नाम से और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना नाम से जानती है। तिब्बत एक शीत व शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत क्या है? एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। ये तिब्बत का क्षेत्र है, वो चाइना के अधीन है अभी। अतः यहाँ इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होकर गुजरती है। उच्च वर्षा वाले, क्योंकि जो उत्तरी क्षेत्र से बह करके और जो पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करती है और पूर्वी क्षेत्र, भारतीय पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहाँ वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि क्षेत्र विशेष है वो ऐसा है जिसके कारण से क्या, जल की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा होगी, और सिल्ट का मतलब उसके साथ में क्या, मिट्टी विशेष है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद में है कि असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गोमफिल नदी के रूप में बहती है। गोमफिल एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में बहने लग जाती है। बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है, छोटे छोटे द्वीप बन जाती है। और नदी द्वीप का मतलब नदी क्या करती है कि इस तरह से अपना आकार बनाती है। नदी यहाँ से निकली इस तरह से, इसमें से क्या कुछ क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं और बाद में क्या करती है, ये नदी द्वीप बन जाते हैं, नदी द्वीप बन जाते हैं, ये द्वीप के रूप में बन जाती है, केवल गोलाकार के रूप में बन जाते हैं, तो नदी द्वीप कहलाते हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? यानी अपने ये भी कह सकते हैं डेल्टा भी सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा बनता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है। प्रत्येक वर्ष
वर्षा ऋतु के अंदर है, क्योंकि बरसात का पानी पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। और वो क्या कहते हैं, अपना जो सीमा होती है, यानी जो आप कह सकते हैं पानी बहता है उससे भी ऊपर बहने लग जाती है और बाढ़ का रूप ले लेती है, बाढ़ का रूप ले लेती है। एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। अभी देखो बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम के अंदर वो कई नदियां हैं बाढ़ का रूप ले रखा है, जिसके कारण से जो क्षेत्रीय है वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। उत्तर भारत जो है उसके अंदर नदियों के विपरीत, उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण से नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग से परिवर्तन लाती है। अब जैसे जैसे मिट्टी आती है और मिट्टी के करते किनारों पर जम जाती है और अपना धारा विशेष है, यानी जो क्षेत्र विशेष है उसमें हल्का फुल्का परिवर्तन आ जाता है, वहाँ अपना स्थान चेंज कर लेती है। अब पढ़ते हैं हम जी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन हुआ। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय मतलब यहाँ से इस तरह से भारत का हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है और इस नीचे वाले हिस्से में जो नदियाँ बहती है इस नदी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये बंगाल की खाड़ी है, कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और ये इधर क्या है, अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। एक ही नदी है यहाँ से ताप्ती नदी जो इसके अंदर प्रवेश करती है, बाकी अधिकतर नदियाँ किस में प्रवेश करती है, बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय में भारत में मुख्य विभाजन का निर्माण करती है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण करती है पश्चिमी घाट द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। और जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से इस साइड से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। पूर्व का मतलब कि इस बंगाल की खाड़ी में इस तरह से इधर जाती है, पानी उसका किधर जाता है, इस साइड में जाता है, इस साइड में जाए बंगाली खाड़ी की तरफ जाएगा। कौन कौन सी, जो बड़ी बड़ी नदियाँ, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी के सारी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का आपको बताया था, डेल्टा क्या होता है, मुहाने मतलब लास्ट जो स्थिति होती है या कह सकते हैं लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ क्या डेल्टा का निर्माण करते हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिमी में बहने वाले, पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा, ताप्ती, आपको बताया नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो कि इसमें अरब सागर में गिरती है। दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिमी की ओर बहती है। पश्चिम यानी अपने कह सकते हैं कि यहाँ जो भारत का इस तरह से नक्शा है और इस नक्शे के अंदर अपने ये कह सकते हैं ये हिस्सा है और इस हिस्से में यहाँ जो प्रायद्वीपीय नदी है उस दिशा के अंदर क्या करती है, ये बहती दो नदियाँ बहती है। अब क्या है, पश्चिमी बहती है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख है उसका निर्माण है तो पश्चिम की तरह बहती है और ज्वार नद का निर्माण करती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। देखिए प्रायद्वीपीय नदी हैं वो जो बीच में बहते हुए, जो बाहर दोनों तरफ क्या होंगे, पहाड़ होंगे और बीचों बीच बहने वाले जो क्षेत्र विशेष है वो द्रोणी बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। अब हम कह सकते हैं नर्मदा द्रोणी, नर्मदा नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो पहाड़ी है उसके बीचों बीच है। ये अमरकंटक पहाड़ी है उसके बीचों बीच है और ये पश्चिमी की ओर एक ब्रंश घाटी में बहती है। ब्रंश टूटी फूटी जो घाटी है उसके अंदर से बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। देखिए समुद्र तक पहुँचेगी वो बीच बीच में किसका निर्माण करेगी, बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करेगी। जबलपुर है उसके निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गार से बहती है। कहाँ से, ये जबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ के पास का हिस्सा है, वहाँ से शैलों में पहाड़ है उसके बीच में गहरे गार्स का निर्माण करती है और गार्स का निर्माण करते हुए उसमें बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अब ये भी पता चल गया कि धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे बनता है, कौन सी नदी पे बनता है, ये नर्मदा जो नदी है उस पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। समकोण यानी बिल्कुल इस तरह आकृति में, ऐसे मुड़ करके ऐसे इस आकृति में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है।
अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ भाग में और गुजरात के कुछ भाग में ये विस्तृत रूप से बहती है। अब पढ़ते हैं हम ताप्ती द्रोण। कौन सी नदी? ताप्ती द्रोण। ताप्ती द्रोण में क्या है, उद्गम स्थल कौन सा है इसके अंदर? मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र में, बैतूल जो जिला है उसमें सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। यह भी नर्मदा के समांतर एक वृंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। किसके रूप में? ये नर्मदा नदी के समांतर एक वृंश घाटी में बहती है, यानी जिस प्रकार से नर्मदा बहती है उसी घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है, यानी ये 3 राज्यों के अंदर होकर के बहती है। अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच का यह तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। देखिए अरब सागर और अपने कह सकते हैं कि तटीय जो घाट है उसके में अधिक संकीर्ण, छोटी पतली हो जाती है, इसलिए तटीय नदियों की अपेक्षा के ये लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेरियार और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से नदियाँ बहती है। यानी आप ये बात ज्ञात करेंगे माही नदी कहाँ बहती है, माही नदी है वो कहाँ बहती है, और साबरमती नदी है वो कहाँ से बहती है, ठीक है। उसके बाद में पेरियार नदी कहाँ बहती है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ माही नदी है वो राजस्थान के अंदर यू आकार बनाती है, यानी राजस्थान के अंदर ऐसे प्रवेश करके और वापिस से इधर ऐसे बन जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान में जाती है और वापस से किसकी तरफ? अरब सागर की तरफ चल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार साबरमती नदी के बारे में, पुंजा नदी के बारे में आप चित्र बना करके और नक्शा विशेष से राजस्थान इंडिया का उसके अंदर दर्शाएंगे। अब हम दक्षिणी भारत की नदियाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली नदी है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई क्या? 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। कहाँ से गिरती है? बंगाली खाड़ी में। कहाँ निकलती है? पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कौन से ज़िले से? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से। कौन से ज़िले से? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से। और लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय जितनी नदी है उसका अफवाह तंत्र भी सबसे बड़ा किसका है? इसी नदी का माना जाता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, यानी ये कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहकर ये जाती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं। अब गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं तो इसमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसमें सहायक नदियाँ हैं पूर्णा। कौन सी पहली है? पूर्णा। दूसरी कौन सी है? वर्धा। तीसरी कौन सी है? प्राहिंता, मांजरा, ठीक है, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। कौन कौन सी? एक तो ये ने मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ये 3 नदियाँ हैं, बहुत ही छोटी नदियाँ हैं, लेकिन ये पहली 3 नदियाँ हैं तो कुछ इनमें से विस्तृत क्षेत्र में। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब याद रखना विद्यार्थियों, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत में विस्तार के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है, अफात क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी, इस कारण से इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उसके बाद में हमारी नदी आती है महानदी। महानदी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है, और इसकी उच्च भूमि यानी पठारी क्षेत्र वहाँ से होता है, तथा इसका उड़ीसा से बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है ये? बंगाली खाड़ी में। कहाँ से बहती हुई? ये उड़ीसा से बहती हुई जाती है, उड़ीसा से बहती हुई बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की 860 किलोमीटर है, और गोदावरी की कितनी है? गोदावरी के 1500 किलोमीटर। इसकी अफवाह है द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यानी ये भी 4 स्टेटों में बहती हुई जाती है। उसके बाद हमारी नदी है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी क्या है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर में बहती है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल के कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बह करके बंगाली खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसो, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं।
तो अब याद रखना कि जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और कितने किलोमीटर ये लंबी है और किस क्षेत्र में ये गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1400 किलोमीटर लंबी है ये। इसके अलावा कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, भीमा और मुस्सी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी किस में, यानी ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है जी। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है, यानी कावेरी नदी के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु से कुडलूर के दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ से? तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी के अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। कौन कौन सी? हेमावती, काबिनी, अमरावती और भवानी, ये 4 इनकी सहायक नदी हैं। ये कहाँ कहाँ बहती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है, यानी 4 स्टेट में इसका विस्तार है। उसके बाद में हमारी नदी आती है भारत की, एक छोटा सा बीच में क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कावेरी नदी पर बनता है, शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये आप खुद बताएंगे। सबसे बड़ा दूसरा जलप्रपात शिव सुंदरम है, ठीक है जी। इन नदियों की अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरह बहती है, दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा तथा कुछ महत्वपूर्ण अन्य भी है। एटलस में आपको देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यानी आप नक्शे में देखो, भारत के नक्शे में, तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पृथ्वी की धरातल का लगभग 17% भाग जल से ढका हुआ है, ये पता है आपको? पृथ्वी के भाग का लगभग 17% जल है, वो सॉरी 17% भाग है वो जल से ढका हुआ, लेकिन 97% जल लवणीय है। केवल 3% जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इनका 3/4 भाग हिमानी के रूप में, हिमानी मतलब हिमालय क्षेत्र के रूप में। अब चलते हैं हम छोटी छोटी ज़िले के बारे में, जो भारत की छोटी ज़िले हैं, छोटी ज़िलों के बारे में चर्चा करते हैं। इन झीलों के बारे में बात करें तो कश्मीर की घाटी पश्चिमी डल झील है, और नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हज़ारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, ठीक है। ये डल झील है, नाव वालों घर, ये सारी झीलें हैं ना, ये ज़्यादातर यहाँ के ज़्यादातर पर्यटकों को आकर्षित करती है। और देखें तो झीलों के स्थान पर जो सर्वे किया गया है, या आपने कह सकते हैं झीलों क्षेत्र में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर क्या है, सैलानी आते हैं। और कश्मीर के नैनीताल व दूसरे पर्यटन स्थल है, वहाँ झीलें नहीं है होती, लेकिन फिर भी वो आकर्षित क्षेत्र है, क्योंकि वो क्षेत्र क्या है, एक हिमानी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारण भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी के स्तर से गर्त वाले भागों में भी जहाँ जल जमा हो जाता है उसे भी झील कहा जाता है, यानी जो मानव क्षेत्र है, और जहाँ अपने कह सकते हैं एक गर्त यानी छोटा गड्ढे के रूप में, बड़े गड्ढे के रूप में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या है, झील कहा जाता है, ठीक है। भारत में बहुत सी झीलें हैं और एक दूसरे से आकार तथा लक्षणों से भिन्न है सभी झीलें। अधिकतर झीलों स्थायी है, कुछ झीलों में केवल वर्षा ऋतु में पानी आता है। जो अंतर्देशीय अफवाह क्षेत्र होते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, उसमें पाई जाती है, जिसे प्लाय भी कहते हैं, प्लाय क्षेत्र भी कहते हैं। और क्षेत्र की जो द्रोणीय वाली झीलें हैं, यहाँ कुछ ऐसी झीलों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। और कुछ क्षेत्र हिमानी क्षेत्र में जो बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई है, उनकी क्रियाकलाप से वहाँ झील का निर्माण हुआ है। कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों से हुआ है, ठीक है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कट करके गोखुर झील का निर्माण करती है। अब गोखुर का मतलब है कि जहाँ खड्डा हो, क्षेत्र गर्त हो, और उस क्षेत्र में पानी आ जाता है, और पानी क्षेत्र में क्या रहता है कि वो उसका निर्माण कर देती है। जैसे चिल्का झील, पुलकित झील, कोलेरी झील, ये क्या है, जो क्षेत्र विशेष अपने कह सकते हैं कि वहाँ जो छोटी छोटी नदियाँ आती है और वो उसमें पानी गिर जाता है और वो झील का निर्माण कर देते हैं। अंतर्देशीय भागों में झीलें कभी कभी मौसमी भी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील है, जो एक लवणीय जल है, ठीक है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है और किसी काम का नहीं होता है, ठीक है जी। मीठी पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है,
और हिमालय क्षेत्र में जो बर्फानी क्षेत्र है, बर्फानी क्षेत्र में बर्फ हिमानी है, उनसे बनती है। दूसरे शब्द में हम यही कह सकते हैं हिमानी क्षेत्र में कोई भी द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, यानी जो हिमानी में या कोई द्रोणी विशेष है, नदी विशेष है, उसे गहरी बनाई गई है और वहाँ क्या कहते हैं हिम विशेष से पिघलने के बाद में वो नदी बन गई है। और शिला मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए हैं और वो एक झील का रूप ले लिया है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्राकृतिक झील है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल व बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की भी झीलें हैं। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना है, वहाँ क्या करते हैं कि विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया जाता है, नदी पर बांध बनाया जाता है और बांध बना करके क्या है एक झील का निर्माण हो जाता है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। देखो झील क्या करती है मानव के लिए, एक तो जल उत्पादन के अपने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, और इसके अलावा जो विद्युत उत्पादन के लिए, इसके अलावा अपने ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष है उसके सिंचाई के लिए, ये जल उत्पादन के लिए। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि कुछ झीलें ऐसी जो खारे पानी की है वो नमक उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है और झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने की सहायक होती है और अधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी है। अधिक वर्षा हो तो बाढ़ न बने, बाढ़ का रूप न ले, इस कारण से झीलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बाढ़ को भी रोक सकती है। सूखे के मौसम में यह पानी बहाव को संतुलित करती है और हम कह सकते हैं विद्युत उत्पादन में भी सहायक होती है और आसपास क्षेत्र जलवायु उसको सामान्य भी बनाती है। ठीक है। और बहुत से क्षेत्रों के लिए जो एक दर्शनीय स्थल भी रूप में बन जाता है। और नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? नदियाँ अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण योगदान देती है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नदी जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है नदियों के जल जो नदी के तट है उसमें प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव व बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुकी है। अपने राज्य के उन शहरों को सूचित कीजिए या सूची बनाइए उनकी जिसमें आज जहाँ क्या नदियाँ हैं। ठीक है जी। लेकिन अपने तो एक क्षेत्र में घकर नदी है और कोई नदी यहाँ है नहीं। यदि इसकी सूची बनाइए कौन कौन से क्षेत्र में बहती है तो आप खुद को पता होना चाहिए। इसके बारे में जो जानकारी वो प्राप्त है आप नेट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने जो राजस्थान का नक्शा उससे प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका लेकर कृषि पर निर्भर, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, विद्युत निर्माण आदि में इन नदियों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नदी प्रदूषण कैसा होता है? देखो हमारी नदी जहाँ से गुजरती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो उसमें क्या है कि फैक्ट्री लगी हुई है या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्र विशेष वो कि कीटनाशक रासायनिक पदार्थ या कोई कूड़ा करकट आदि डाल करके उस नदी को दूषित कर देते हैं। नदी जल की घरेलू औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों में अधिक जल की मात्रा में जल निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जा रहा है। और दूसरी ओर अपने उद्योगों का प्रदूषण व परिष्कृत कचरा आदि नदी में मिल जाता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण है उसकी क्षमता को प्रभावित करती है। देखो पीने लगे पानी नहीं रहता, नदियाँ क्या करती हैं हमें पीने का जल पानी प्रदान करती है, लेकिन ये क्या करते हैं कुछ क्षेत्र विशेष में इसको दूषित कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों में गंदगी को तनों करके समाहित कर सकता है, यानी जितनी भी गंदगी है वो सारी अपने अंदर संभाल लेता है। लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण है वो शहरीकरण है उसके कारण से क्या होता है ऐसा नहीं हो पा रहा है। नदियों में क्या है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों को बढ़ते प्रदूषण के कारण से जो स्वच्छ जल है वो हमें उपलब्ध नहीं होता। इसकी कार्य योजना लागू रहती है। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजना के बारे में सुना है? शायद तक नहीं सुना होगा। लेकिन नदी के प्रदूषण व हमारे स्वास्थ्य की वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नदी प्रदूषण होता है, नदी का जल प्रदूषण वो हमारे स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बिना जल स्वच्छता यानी बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन कभी भी संभव नहीं है। इस पर आप वाद विवाद भी करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा कि जो जल है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जल के बारे में अध्ययन किया यानी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा और आज का ये दूसरा लेसन है कंप्लीट हुआ और कल हम नए लेसन का अध्ययन करेंगे। आज तीसरा लेसन कंप्लीट हुआ, तीसरे लेसन का सेकंड पार्ट। धन्यवाद।